तो लौकिक संस्कृत में कितने स्वर का जिक्र किया गया था भैया? लौकिक संस्कृत में जिक्र किया गया था हमारे 13 स्वर का। कितने भैया? 13 स्वर का इसमें जिक्र किया गया था। क्लियर बात? अब 13 स्वर कौन कौन से थे इसमें? थे भैया, एक तो था आपका री वाला, ये एक तो ये था, और एक था भैया इसमें ये वाला। क्लियर? 11 वे और 2 स्वर ये। तो कितने हो गए? ये हो गए भैया 13। कितने हो गए? ये हो गए भैया 13 स्वर इसमें हो गए। अब इन 13 स्वर के बारे में किसने बताया था? इनके बारे में बताया था उदय नारायण। किसने बताया था? उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा। और किसने? धीरेन्द्र वर्मा जी ने इनके बारे में बताया था। किसने बताया था? उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा जी ने इनके बारे में बताया था। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड 2000 से 500 बीसी तक, इनको 2 भागों में बांटा गया। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड और लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड। वैदिक संस्कृत में 14 स्वर हरदेव बाहरी जी के अनुसार। लौकिक संस्कृत में 13 स्वर, किसके अनुसार? उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगला पार्ट कौन सा था हमारा? अगला जो पार्ट था वो था हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, अगली हेडिंग क्या लिखिए आप? अगली हेडिंग लिखिए आप मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसको कितने भागों में बांटा गया था? उसको बांटा गया था भैया 3 भागों में। कितने भागों में इसको बांटा गया था भैया? 3 भागों में। सबसे पहला बांटा गया था इसको पाली। सबसे पहला किसमें इसको बांटा गया था? पाली। दूसरे नंबर पर इसको बांटा गया था भैया प्राकृत। किसको? इसको बांटा गया था भैया प्राकृत। और तीसरा जो बांटा गया था वो बांटा गया था इसको भैया अपभ्रंश। किसमें? अपभ्रंश में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? अपभ्रंश में बांटा गया था। क्लियर हुई बात? तो कितने भागों में बांटा गया था इसको? इसको भैया 3 भागों में बांटा गया था। इसको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भागों में बांटा गया था। क्लियर? अब जो पाली थी उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो पाली का जो टाइम पीरियड था वो था भैया 500 बीसी से 1 एडी। यानी कि 500 बीसी से 1 एडी तक किसका टाइम पीरियड था? ये था भैया पाली का। जो प्राकृत का टाइम पीरियड था वो था 1 एडी, 1 एडी से 500 एडी तक। कब से? 1 एडी से 500 एडी तक। अब जो अपभ्रंश थी इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका था भैया 500 एडी से 500 एडी से 1000 एडी तक। कहां से? 500 एडी से 1000 एडी तक, यानी कि ईसा पूर्व से ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो पाली भाषा के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग लिख लीजिए। इसमें कितने स्वर मौजूद थे? इसमें भैया 8 स्वर थे। कितने स्वर थे इसमें? 8 स्वर थे। इसमें 33 व्यंजन थे। व्यंजनों की संख्या कितनी थी इसमें? व्यंजनों की संख्या थी भैया इसमें 33। इसमें लिंग कितने थे? इसमें 3 लिंग थे। लिंग कितने थे? 3 लिंग थे। इसमें वाच्य कितने थे? इसमें वाच्य थे 3।
इसमें 3 वाच्य थे और इसमें 2 वचन थे। क्या थे इसमें? इसमें 2 वचन, 2 वचन थे। और यह भाषा कैसी थी? आप कहेंगे यह भाषा हलंत रहित थी। कैसी थी यह भाषा? हलंत रहित थी। हलंत रहित थी। तो आपको कभी भी आपसे पूछा जाए जो आपकी पाली भाषा थी उसमें कितने स्वर थे? उसमें 8 स्वर थे, 33 व्यंजन थे, 3 लिंग थे, 3 वाच्य थे, 2 वचन थे और हलंत रहित थी। यह कैसी थी? यह हलंत रहित थी। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो आपकी प्राकृत है, प्राकृत में आपका क्या था? प्राकृत में आपका सेम यही था। जो आपकी पाली में था वही आपका सेम प्राकृत में था। क्लियर? इसके बाद जो अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश भाषा में क्या क्या मौजूद था? तो उसमें आपके 8 स्वर मौजूद थे। उसमें क्या था? 8 स्वर मौजूद थे। उसमें आपका 3 लिंग मौजूद थे। लिंग कितने थे? 3। उसमें आपका 4 काल मौजूद थे। वैसे काल कितने होते हैं? काल होते हैं भैया 3, परंतु चौथा जो काल था वो था इसमें आज्ञार्थक काल। कौन सा था? आज्ञार्थक काल इसमें था। चौथा काल कौन सा था? चौथा काल था इसमें आज्ञार्थक काल। क्लियर हुई बात? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कितने भागों में? 3 भागों में। इनका टाइम पीरियड, इसमें क्या क्या मौजूद था, ये सब चीजें आपकी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब जो अपभ्रंश है, अब जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश में भी कुछ पार्ट में बांटा गया है। अपभ्रंश को कुछ पार्ट में बांटा गया है। अपभ्रंश को भी कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले बांटा गया है, सबसे पहला जो भाग है वो है इसका शोरसैनी अपभ्रंश। क्या है? शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है इसका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। जो तीसरा पार्ट है इसका वो है आपका मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। जो चौथा पार्ट है इसका वो है इसका पैसाची अपभ्रंश। पांचवा पार्ट है इसका बराचड़ अपभ्रंश। और छठा पार्ट है इसका महाराष्ट्री अपभ्रंश। क्या है? महाराष्ट्री अपभ्रंश। क्लियर हुआ? और ये क्या है? ये है आपका बराचड़ अपभ्रंश और यहां पर पैसाची अपभ्रंश। क्लियर हुई बात? जो आपके अपभ्रंश है उनको 6 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला शोरसैनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्री अपभ्रंश में बांटा गया है। जो शोरसैनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी आती है? इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। इसके अंतर्गत और कौन सी आती है? इसके अंतर्गत गुजराती आती है। कौन सी आती है? गुजराती आती है। इसके अंतर्गत राजस्थानी आती है। अगली कौन सी आती है इसके अंतर्गत? राजस्थानी आती है। और कौन सी आती है इसके अंतर्गत? और आती है इसके अंतर्गत पहाड़ी। और कौन सी आती है? इसके अंतर्गत आती है आपका पहाड़ी। कौन सी आती है? इसके अंतर्गत आती है आपका पहाड़ी। सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि
सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं या कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? इसके अंतर्गत आती है आपकी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? इसके अंतर्गत आती है अवधी, अवधी बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। क्लियर हुई बात? इसके बाद मागधी अपभ्रंश में इसके अंतर्गत आती है आपकी बिहारी हिंदी। कौन सी आती है? बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आती है आपकी मगही, मैथिली, मगही मैथिली और भोजपुरी। अगली कौन सी आती है? अगली आती है आपकी भोजपुरी। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो आपकी पैसाची अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश में आपकी कौन सी आती है? इसमें आती है आपकी पंजाबी। कौन सी आती है? पंजाबी आती है। इसके बाद अगला आपका जो ब्राचड़ अपभ्रंश है, ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है आपकी सिंधी। कौन सी आती है? सिंधी आती है। और जो आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आती है आपकी मराठी। कौन सी आती है? मराठी आती है। क्लियर हुई बात? बड़ी आसानी से आप लोगों के ये बातें क्लियर हो गई होगी। क्या हो गई होगी? बड़ी आसानी से आप लोगों के ये सभी बातें क्लियर हो गई होगी। एक बात और, ये जो टॉपिक है ये आपको काफी बोरिंग लग सकता है। क्या लग सकता है? ये आपको काफी बोरिंग लग सकता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी चीजें हमें बोरिंग लगती है वही चीजें हमारे फायदे की भी होती है। वही चीजें क्या होती है? हमारे फायदे की भी होती है। तो लगभग आपके 5 से 6%, तो यानी कि 1% आपका 2 नंबर का, तो लगभग आपके 10 से 12 नंबर हिंदी साहित्य कवर करने वाला है, जो आपको मेरिट में कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। यानी कि आपको सिलेक्शन से रैंकर की ओर भी ये साहित्य पहुंचा सकता है। क्लियर हुई बात? तो आइए, ये चीजें आपकी समझ में आई। अपभ्रंश को हमने 6 भागों में बांटा: सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश में बांटा है। इसके बाद अगला हमारा क्या था? क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया भैया? हमने कंप्लीट कर लिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बची भैया हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब क्या बची हमारी? अब बची भैया हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग डालिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगली हेडिंग क्या डालिए आप? आधुनिक, आधुनिक भारतीय, भारतीय आर्य, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर हुई बात? अगली हेडिंग क्या डालिए आप? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसको भी हमने 3 प्रकार से बांटा है। इसको हमने कितने प्रकार से बांटा है? इसको भी हमने 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहली आपकी प्राचीन हिंदी। सबसे पहला भाग क्या है इसमें? प्राचीन हिंदी। इस प्राचीन हिंदी को हम अवहट के नाम से भी जानते हैं। किसके? अवहट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरा भाग है आपका मध्यकालीन हिंदी। दूसरा भाग क्या है आपका? मध्यकालीन हिंदी। क्या है?
मध्यकालीन हिंदी। और तीसरा भाग कौन सा है आपका? तीसरा भाग है आपका आधुनिक हिंदी। तीसरा भाग क्या है आपका? आधुनिक हिंदी। क्लियर बात? इसके बाद जो भारत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 एडी से, यानी कि ईस्वी से वर्तमान तक। वर्तमान तक क्या था? इसका टाइम पीरियड था। इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1000 एडी से वर्तमान तक। क्लियर बात? इसके बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 1000 एडी से, वो क्या होगा? 1000 एडी से 1450 एडी तक। कहाँ तक? 1450 एडी तक। क्लियर? इसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1450 से 1850 तक। कहाँ तक होगा? 1850 तक होगा। ये क्या है? ये है भैया 1400 तक। कहाँ तक? ये है भैया 1400 तक, और 1400 से 1850 तक। और जो आधुनिक हिंदी है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1850 एडी से वर्तमान तक। कहाँ तक? वर्तमान तक उसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? आधुनिक हिंदी का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा भैया 1850 से वर्तमान तक। और यहाँ पर जो हमारी वर्तमान की हिंदी है उसका विकास हो जाएगा। तो मैंने आपको हिंदी कैसे बनी, पहले संस्कृत का सबसे पहले विकास, संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? जिंदावेस्ता में। संस्कृत को हमने कितने भागों में बांटा? संस्कृत से भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इस प्रकार से हम अपनी आधुनिक हिंदी तक यहाँ पर पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? अपनी आधुनिक हिंदी तक पहुंच गए। इसके बाद अब एक चीज आप नोट करके यहाँ पर लिखिए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नोट करके आप एक चीज यहाँ पर लिखेंगे, वो क्या? कि हिंदी का विकास क्रम। क्या लिखेंगे आप? हिंदी का विकास, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी का विकास क्रम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले क्या आई आपकी? सबसे पहले आई आपकी वैदिक संस्कृत। सबसे पहले क्या आई? वैदिक संस्कृत। फिर क्या आई आपकी? लौकिक संस्कृत। फिर क्या आई आपकी? लौकिक संस्कृत। फिर क्या आई आपकी? पाली। क्या आई आपकी? पाली। फिर आई भैया आपकी प्राकृत। फिर क्या आई? आपकी प्राकृत। फिर क्या आई आपकी? अपभ्रंश। क्या आई आपकी? अपभ्रंश आई फिर आपकी। फिर क्या आई भैया आपकी? फिर आई आपकी अवहट, जिसको प्राचीन हिंदी भी कहते हैं या अवहट भी कहते हैं। और अवहट के बाद फिर क्या आई आपकी? मध्य मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी। और मध्यकालीन हिंदी के बाद में फिर क्या आई आपकी? आधुनिक हिंदी। क्या आई आपकी? आधुनिक हिंदी यहाँ पर आई। कौन सी आई? आधुनिक हिंदी यहाँ पर आई। क्लियर? और ये क्रम आपसे ना जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ना जाने आपसे कितनी बार ये क्रम आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस नोट को आप क्या कहेंगे? इस नोट को आप इम्पोर्टेंट लिखकर नोट करेंगे। क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट लिखकर आप इस नोट को नोट करेंगे। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगला हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग है आपकी, वो क्या है अगली हेडिंग? अगली हेडिंग है जो हमारी हिंदी है, हिंदी में, हिंदी भाषा में कुल
बोलियां। हिंदी भाषा में कुल बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में कुल बोलियां कितनी हैं? तो आप क्या कहेंगे? हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? कुल 18 बोलियां हैं। और इन 18 बोलियों को कितने उपभाषा समूह में लिखा गया है? तो यदि मैं आपसे कहूं उपभाषा समूह कितने हैं, यदि मैं आपसे कहूं जो हमारी हिंदी है, हिंदी में उपभाषा समूह कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? उपभाषा समूह है भैया 5। तो 5 उपभाषा समूह में 18 बोलियों को लिखा गया है। कितने में? 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में लिखा गया है। तो सबसे पहला उपभाषा समूह कौन सा है? सबसे पहला उपभाषा समूह है पश्चिमी हिंदी। कौन सा है? वो है आपका पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह। कौन सा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां। कौन कौन सी? एक तो आती है हमारी खड़ी बोली। कौन सी आती है? एक तो आती है खड़ी बोली। अगली अगली आती है हमारी यहाँ पर ब्रज भाषा। ब्रज ब्रज बोली या ब्रज भाषा आती है। इसके बाद अगली कौन सी आती है? अगली आती है हमारी कन्नौजी। अगली कौन सी आती है? अगली आती है कन्नौजी। इसके बाद अगली कौन सी आती है? अगली आती है हमारी बुंदेली। अगली कौन सी आती है? बुंदेली। और अगली कौन सी आती है? हमारी हरियाणवी। हरियाणवी यहाँ पर आती है। तो यदि आपसे पूछे क्या कि खड़ी बोली किस उपभाषा समूह का हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी। वो क्या होगी? वो होगी कब कब है। क्या याद रखना है आपको? वो याद रखना है आपको कब कब है। क्या याद रखना है? कब कब है। क्लियर हुई बात भाई? शुरू के से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी। क्लियर हुई बात? इसके बाद दूसरा उपभाषा जो समूह है वो कौन सा होगा? तो दूसरा जो उपभाषा समूह है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका पूर्वी हिंदी। क्या होगा? वो होगा आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 3 बोलियां आती है। 3 बोलियां कौन कौन सी आती है? इसके अंतर्गत आती है भैया आपकी अवधी। कौन सी आती है? अवधी, बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कौन सी आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है। क्लियर? अब आप कहेंगे भैया इसकी भी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? क्या कोई ऐसे कोई शॉर्ट की है इसकी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। इसके लिए याद रखना है आपको ABC। क्या याद रखना है? ABC। जैसे पूर्वी हिंदी आए आपको क्या याद रखना है? ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। और सोरसानी अपभ्रंश में आपको या पश्चिमी हिंदी में आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है आपको कि कब कब है। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो चौथे नंबर का है, चौथे नंबर पर आएगा आपका बिहारी। क्या आएगा? बिहारी हिंदी। कौन सा उपभाषा समूह आएगा? ये आएगा आपका बिहारी हिंदी उपभाषा समूह। और बिहारी हिंदी उपभाषा समूह के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? इसके अंतर्गत भैया 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? मगही। कौन सी आती है? मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी।
और कौन सी आती है? ये आती है भैया भोजपुरी। कौन सी आती है? भोजपुरी। अब इनको क्या भैया याद करने की शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है। इनको याद करने की मैं आपको कुछ शॉर्ट की बताता हूँ। वो क्या है? आप बताइए, जो भोजपुरी गाने सुने जाते हैं वो कहाँ पर सुने जाते हैं? आप कहेंगे भैया बिहार की साइड सुने जाते हैं भोजपुरी गाने। क्लियर हुई बात? इसके बाद मैथिली, मैथिली से याद रखो आप थैली। और आज के टाइम में भी थैली में शराब कौन पीते हैं? आप कहेंगे वो पीते हैं भैया बिहारी लोग। बिहार में लोग शराब कैसे पीते हैं भैया? थैली की शराब पीते हैं। क्लियर? इसके बाद मगही। इसके बाद आज भी सुबह सुबह लोग मग्घा लेकर कहाँ के लोग जाते हैं? आप कहेंगे भैया बिहार के लोग, क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं है तो वहां पर कहाँ जाते हैं लोग? मग्घा लेकर जाते हैं। क्लियर हुई बात? बड़ी आसानी से आप लोगों की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो चौथे नंबर का है आपका, कौन सा? जो आपका 5वें नंबर का है, ये तीसरा था। और जो आपका चौथे नंबर का है वो है आपका राजस्थानी हिंदी। कौन सा है? राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह। कौन सा? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? आप कहेंगे इसके अंतर्गत भैया 4 बोलियां आती है। 4 बोलियां कौन कौन सी आती है? ये आती है भैया, सबसे पहले आती है जयपुरी। सबसे पहले क्या आती है? जयपुरी। भाई जयपुर शहर राजस्थान में है। दूसरी मेवाती। क्या आती है? मेवाती। तीसरी मारवाड़ी। मारवाड़ी। और चौथी कौन सी आती है? चौथी आती है भैया मालवी। चौथी कौन सी आती है? मालवी बोली इसी के अंतर्गत आती है। क्लियर? इसके बाद जो 5वां नंबर है, पांचवा जो और आखिरी जो हमारा समूह है वो कौन सा है? वो है हमारा पहाड़ी हिंदी। वो कौन सा है? वो है हमारा पहाड़ी हिंदी। कौन सा है भैया? वो है हमारा पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपका आती है, एक तो आती है आपकी कुमाऊनी। कौन सी आती है? कुमाऊनी आती है। क्लियर हुई बात? एक आती है आपकी गढ़वाली। एक कौन सी आती है? गढ़वाली आती है। और एक कौन सी आती है आपका? एक आती है पहाड़ी कल्लई। एक कौन सी आती है? पहाड़ी कुल्लई इसके अंतर्गत आती है। क्लियर हुई बात? या पहाड़ी हिंदी। क्लियर? इसके बाद आपको यहां पर एक नोट करके लिखना है कि जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किशोरी प्रसाद वाजपेयी के दौरान, किशोरी प्रसाद पहाड़ी हिंदी किशोरी प्रसाद के अनुसार, के अनुसार खस अपभ्रंश का हिस्सा है। खस अपभ्रंश का हिस्सा है। जो पहाड़ी हिंदी है वो किशोरी प्रसाद के अनुसार खस अपभ्रंश का हिस्सा है। तो यदि आपसे सीधा सा प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया? हिंदी में बोलियों की संख्या है कितनी? ये संख्या है भैया 18। और उपभाषा समूह कितने हैं? उपभाषा समूह है भैया 5। क्लियर हुई बात? भाई गिनिए आप, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13,
और 13 और 5 18। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप। अगली हेडिंग में आप लिखिए, इससे पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि पहला विदेशी ग्रंथ जिसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? वो था भैया जिंदा अवेस्ता ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? वो था भैया जिंदा अवेस्ता ग्रंथ। और यदि मैं अब आपसे एक और प्रश्न पूछूं कि पहला प्रथम ग्रंथ जिसमें जिसमें हिंदी का प्रयोग हुआ, जिसमें हिंदी का प्रयोग हुआ, जिसमें हिंदी का प्रयोग हुआ, तो आप लोग क्या कहेंगे? वो पहला ग्रंथ कौन सा है जिसमें हिंदी का प्रयोग हुआ? तो आप लोग कहेंगे वो ग्रंथ है भैया निशीर्थ चूर्ण ग्रंथ। निशीर्थ चूर्ण ग्रंथ कौन सा है? निशीर्थ चूर्ण ग्रंथ वो होगा। कौन सा ग्रंथ होगा? निशीर्थ चूर्ण ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग हुआ। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? आप कहेंगे ये भैया फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? ये भैया फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? इसके बाद अगली बात, यदि मैं आपसे कहूं हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख, हिंदी शब्द जो दिया, हिंदी शब्द किसने दिया? ये दिया है भैया अमीर खुसरो ने। किसने दिया है? ये दिया है भैया अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो का अन्य नाम क्या है? इसको अबुल हसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अबुल हसन भी कहते हैं। क्लियर? हिंदी शब्द किसने दिया? ये दिया भैया अमीर खुसरो ने दिया। क्लियर बात? इसके बाद अगला आप लिखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की, जो हमारी हिंदी भाषा है, तो आप लिखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या होगी? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? वो होगी भैया देवनागरी लिपि। क्या होगी? वो होगी भैया देवनागरी लिपि होगी।